Okay, Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will do gestational trophoblastic disease from the RCOG guideline number 38. It was updated in September 2020. So let's start definition. Gestational trophoblastic disease में प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस भी आ जाती हैं और मैलिग्नेंट कंडीशंस भी आ जाती हैं. प्री मैलिग्नेंट में मोलार प्रेगनेंसी हैं, कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल, और मैलिग्नेंट में इन्वेसिव कोरियोकार्सिनोमा, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर और एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर. अच्छा, बाकी जो भी हैं पार्शियल मोल हो गया, कंप्लीट मोल हो गया, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स है या एपिथेलॉइड है या प्लेसेंटल साइट नोड्यूल्स हैं, तो इनको ना आपने डायग्नोसिस किस बेसिस पे करना है? हिस्टोलॉजिकल कन्फर्मेशन पे. ठीक है, इनकी जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस मेथड है दैट इज़ दी हिस्टोलॉजी. एक्सेप्ट जीटीएन कोरियोकार्सिनोमा, इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसिस्टेंट एलिवेशंस ऑफ द एचसीजी. ओके, तो इसके लिए हिस्टोलॉजी कन्फर्मेशन रिक्वायर नहीं होती. अगर आपने पेशेंट की सेक्शन एविकेशन की और उसके बाद परसिस्टेंटली एचसीजी की लेवल अगर एलिवेट आ रही है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको जीटीएन है. इसके लिए आपने वेट नहीं करना है एस्ट्रोपैथो का. ओके, सो अगेन इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कि जीटीएन को डायग्नोसिस करने के लिए हिस्टोलॉजिकल कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती. बाकी सारे ही जीटीडी के जो अदर टाइप्स हैं, कंप्लीट मोल है, पार्शियल मोल है, एटिपिकल है या प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स हैं, इनमें हिस्टोलॉजिकल कन्फर्मेशन ज़रूरी है. ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं कि कंप्लीट और पार्शियल मोल में क्या क्या डिफरेंस है. कंप्लीट मोल में आपको मिलता क्या है? डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें. ठीक है, और इसमें आपको, क्योंकि ये पैटर्नल ओरिजिन होता है, इसमें ओवम नहीं होता, सिर्फ दो स्पर्म आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, या एक ही स्पर्म डुप्लीकेट होके फर्टिलाइजेशन करता है. तो मोस्टली ये मोनोस्पर्मिक होते हैं 75 to 80% केसेस में, और डाइस्पर्मिक का कितना रिस्क है, इंसिडेंस है 20 to 25% तक है. ठीक है, इसमें कोई फीटल टिश्यू आपको नहीं मिलता. अच्छा, इसमें एक और बीसीक्यू आता है कैरोटाइपिंग पे. तो कंप्लीट मोल की जो कैरोटाइपिंग है ना, मोस्ट कॉमन दैट इज़ दी 46XX. ठीक है, अच्छा, पार्शियल मोल आपको यूजुअली जिस तरह से कंप्लीट मोल यूजुअली आपको मोनोस्पर्मिक मिलता है, इसी तरह से पार्शियल मोल में आपको दो पैटर्नल डीएनए मिलते हैं और एक मैटरनल. ठीक है, ये यूजुअली ट्रिपलॉइड होता है. इसमें जो फर्टिलाइजेशंस होती है ना, वो डायस्पर्मिक की होती है, दो स्पर्म मिलके एक ओवा के साथ फर्टिलाइज होते हैं. तो इसकी जो कैरोटाइपिंग है दैट इज़ द 69XX या 69XXY. ओके, अच्छा, अब इंसिडेंस इसका कितना है? 1 in 700 है. नॉन एशियन पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है, और अगर एशियन पॉपुलेशन में देखें तो 1387 है. अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर एक तो प्रीवियस मोलार की हिस्ट्री है तो फिर भी रिकरेंस रिस्क होता है, और एक्सट्रीम ऑफ एज. इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स का यही है कि एक्सट्रीम ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन है. अगर पेशेंट की एज 50 ईयर से ज़्यादा है ना, तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है. 1 in 8 प्रेगनेंसी में फिर चांसेस हैं कि मोलार हो सकता है. और अगर एज पेशेंट की लेस देन 15 ईयर है तो कितना रिस्क है? 1 in 500. ठीक है, अच्छा, प्रीवियस लाइफ बर्थ हैं तो फिर उनमें इतना रिस्क नहीं होता, मोलार का रिस्क रिड्यूस हो जाता है. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट ये भी बीसीक्यू है कि अगर आपने पार्शियल मोल है तो उसके बाद कीमोथेरापी का रिस्क कितना होता है. अगर आप इसको ट्रीट कर लें तो फिर भी कीमोथेरापी रिक्वायर्ड कितनी होती है? अगर पार्शियल मोल है तो फिर 0.5 to 1% तक चांसेस हैं, और कंप्लीट मोल में 13 to 16% तक हैं. ठीक है, कि फर्दर ट्रीटमेंट के बाद भी, मतलब सेक्शन एविकेशन आपने की उसके बाद भी कीमोथेरापी की नीड हो सकती है. तो कंप्लीट मोल में ज़्यादा है, तो मोस्टली आपके जो ऑप्शंस आते हैं ना वो 15% तक आते हैं. तो जो एवरेज है वो 13 to 16% है.
अच्छा, मोलार प्रेगनेंसी की प्रेजेंटेशन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका कौन सा है, वो है इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, 60% ऑफ केसेस में देखी गई है। ओके, अब क्योंकि हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, अर्ली अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं कि पेशेंट की पीटी पॉजिटिव होगी, अल्ट्रासाउंड पे आपको सिनोस्ट और अपीयरेंस मिलेगी, और उसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट करेगी इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग के साथ। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। फिर लेस कॉमन आ जाते हैं जिसमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की कंप्लेन करती है पेशेंट, और अगर आप पीए करेंगे तो आपको यूट्रस साइज लार्ज मिलेगी। हाइपरथायराइडिज्म की भी प्रेजेंटेशन होती है इनमें, और इनमें अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेप्सिया होता है बिफोर दी 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन, और थीका लिटिल सिस्ट भी मिलती हैं। वेरी रियर जब मेटासिस हो जाए तो फिर हेमेप्टाइसिस, सीजर्स भी मिल सकते हैं। डायग्नोसिस अगेन जो मोलार प्रेगनेंसी है, इनका जो डिफिनेटिव डायग्नोसिस है ना, वो हिस्टोपैथो ही है। अल्ट्रासाउंड पे अगर हम देखें तो कंप्लीट मोल की जो सेंसिटिविटी है अल्ट्रासाउंड पे, दैट इज़ 95%, और पॉजिटिव प्रेडिक्ट वैल्यू कितनी है 40%। इट मीन्स कि जिन पेशेंट्स को आपने अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे मोलार करके डायग्नोज किया था, उनमें से जस्ट 100 में से 40% रियल पेशेंट्स को कंप्लीट मोलार था, बाकी 60% नेगेटिव थे। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड पे कंप्लीट मोल अगर होना तो फिर आपको 5 to 7 वीक्स तक पोलीपॉइड मास मिलता है, और फिर 8 वीक्स में आपको थिकिन, सिस्टिक वेलाई, सिनोस्टॉम अपीयरेंस मिलती है। अच्छा, इसकी फिर भी सेंसिटिविटी अच्छी है अल्ट्रासाउंड पे, और पार्शियल मोल को ना अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी सेंसिटिविटी बिल्कुल लो है, 20% है, और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 22% है। अच्छा, पार्शियल मोल में अल्ट्रासाउंड पे क्या फीचर्स आपको मिलेंगे? प्लेसेंटा आपको इनलार्ज मिलता है, और उसके अलावा सिस्टिक डेसिडुअल चेंजेस मिलती हैं, जेस्टेशनल सेक दोनों में एम्पिटी मिलता है। हिस्ट्रो पे तो अगर आप करेंगे कंप्लीट मोल पे तो आपको क्या मिलेगा कंप्लीट मोल में, क्योंकि फीटल टिश्यू एब्सेंट मिलेंगे आपको, और हाइड्रोपिक वेलाए आपको एक्सटेंसिव मिलेंगे, और ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपको एक्सेसिव मिलेगी अगर कंप्लीट मोल होगा तो। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट इनमें है कि आपको जब आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं ना, तो आपको P57 कंप्लीट मोल में नेगेटिव मिलता है, क्योंकि ये एंटीजन ना आपको मैटरनली आता है। तो अगर क्योंकि इसमें तो ओवा होता ही नहीं है, तो इस वजह से कंप्लीट मोल में P57 नेगेटिव होता है। ठीक है, और पार्शियल मोल में आपको पॉजिटिव मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिसकी बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करते हैं कि पेशेंट को कंप्लीट मोल है या पार्शियल मोल है। ठीक है, अच्छा, अगर पार्शियल मोल है तो हिस्टोपैथो पे आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? आपको फीटल टिश्यू प्रेजेंट मिलेंगे, फोकल हाइड्रोपिक चेंजेस मिलेंगी, और आपको ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन मिलेगी। ठीक है, पर क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव मिलती है, इसमें सम होती है। फोकल चेंजेस भी इसमें, अच्छा, हाइड्रोपिक चेंजेस जो भी हैं पार्शियल मोल में वो भी आपको फोकल मिलती हैं, और कंप्लीट मोल में आपको एक्सटेंसिव मिलती हैं। तो इनकी बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है मोलार प्रेगनेंसी का? सेक्शन एंड कैरोटेज है, दोनों में, कंप्लीट में भी और पार्शियल में भी। बट पार्शियल में ये है कि अगर फीटल पार्ट लार्ज है ना, आप एविक्यूशन नहीं कर सकते, तो फिर आप मेडिकल टर्मिनेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, मेडिकली रिमूव करते हैं। बेहतर यही है कि आप सेक्शन एविक्यूशन अल्ट्रासाउंड गाइडेंस पे करें ताकि परफोरेशन का रिस्क कम हो। ठीक है, मेडिकल रिमूवल का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि मेडिकल रिमूवल के बाद 16% तक चांसेस हैं कि फ़र्दर ट्रीटमेंट की नीड हो सकती है, फ़र्दर कीमोथेरेपी की नीड हो सकती है। अच्छा, एनटीटी प्रोफाइलैक्सिस की क्या रिकमेंडेशन है कि अगर पार्शियल मोल है ना तो फिर आप देंगे, क्योंकि फीटल टिश्यू होते हैं। कंप्लीट मोल में आप नहीं देते क्योंकि इसमें फीटल टिश्यू ही नहीं होते। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो होते हैं वो डी एंटीजन नेगेटिव होते हैं, तो इस वजह से आप नहीं देते। बट अगर आपको मालूम ही नहीं है कि पार्शियल मोल है या कंप्लीट मोल है, तो फिर आप विदिन 72 आवर एनटीटी दे दें। अच्छा, जब भी आप सेक्शन एविक्यूशन करेंगे तो उससे पहले आपने सर्वाइकल रैपनिंग करनी होती है। इससे जीटीएन का रिस्क नहीं बढ़ता, बट आप ऑक्सीटोसिन नहीं देते इन पेशेंट्स में जब तक कंप्लीट रिमूवल नहीं हो जाता। ठीक है, अगर आप देंगे तो फिर एम्बोलाई फॉर्मेशन होगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। अच्छा, किन कंडीशन में आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं? अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बीसीक्यू है कि अगर पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो ड्यूरिंग द सेक्शन एविक्यूशन तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट BCQ है कि अक्सर आपका यही BCQ आता है कि कब आप रीएविक्यूशन करते हैं, कब आप कीमोथेरेपी देते हैं। तो अगर आपने पेशेंट की सेक्शन एविक्यूशन की, उसके बाद अगर पेशेंट आपके पास आती है हैवी ब्लीडिंग के साथ और बीटा HCG की वैल्यू लेस देन 5000 तक है और पेशेंट हीमोडायनेमिकली कंप्रोमाइज्ड है, अनस्टेबल है, तो उसमें आप रीएविक्यूशन करते हैं। बट अगर पेशेंट आपके पास आती है जिसमें पेशेंट स्टेबल है, HCG की वैल्यू भी 5000 से ज़्यादा है, तो फिर आपने कीमो ही देनी है। ठीक है, तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब किन पेशेंट्स में आपने हिस्टोलॉजी भेजनी है? अगर किसी भी पेशेंट का मिसकैरेज हो और आपको फीटल पार्ट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपने सर्जिकली रिमूव किया और आपको फीटल टिश्यू नहीं मिल रहे, तो फिर आपने हिस्टोपैथो भेजना है। अगर आप नहीं भेज रहे तो फिर आपने 3 वीक्स के बाद PT टेस्ट करनी है इसकी। ठीक है, क्योंकि मिसकैरेज के बाद भी अनरिकॉग्नाइज्ड GTG का इंसिडेंस कितना होता है 2.97% तक। ठीक है, अच्छा, थेरापेटिक अबॉर्शन में अगर आपको फीटल पार्ट्स मिल रहे हैं तो फिर आपने रिपीट नहीं करनी, हिस्टोलॉजी के लिए नहीं भेजना। अच्छा, क्योंकि मेडिकल अबॉर्शन में तो आपको फिर फीटल पार्ट्स तो मालूम ही नहीं होता, तो इस वजह से जिन पेशेंट्स में भी आप मेडिकल अबॉर्शन कर रहे हैं ना, तो उनमें आपने UPT रिपीट करनी है आफ्टर 3 वीक। थेरापेटिक अबॉर्शन के बाद कोरियोकार्सिनोमा का रिस्क कितना है? 1 in 20,000। अच्छा, उसके अलावा एलिवेटेड HCG एंड GTN आफ्टर नॉन मोलार प्रेगनेंसी। अगर मिसकैरेज है या एक्टोपिक है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई भी प्रेगनेंसी हो, अगर उसके बाद परसिस्टेंटली एलिवेटेड हो HCG और आपने एक्सक्लूड भी कर दिया कि एक्टोपिक नहीं है, ठीक है, या आपने प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन करके पेशेंट को रखा था और उसके बाद फिर आपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, मीथोट्रेक्सेट दे दिए, 2 डोजेस आपने दे दिए हैं कंटिन्यूस, उसके बाद भी HCG का लेवल एलिवेटेड है, तो फिर इन पेशेंट्स को आपने रेफ़र कर देना है GTD सेंटर के पास, क्योंकि इनमें हाई रिस्क होता है GTN का। ओके, और अगर चाहे कोई भी प्रेगनेंसी हो, चाहे एक्टोपिक हो, मिसकैरेज हो, अगर मोर देन 8 वीक्स हो गए हैं, उसके बाद भी पेशेंट को परसिस्टेंटली ब्लीडिंग है, तो फिर आपने उसकी PT टेस्ट ज़रूर रिपीट करनी है। ओके, अच्छा, कभी कभी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करते हैं मेटास्टेसिस सिम्टम्स के साथ, डिस्निया के साथ, हेमेप्टाइसिस के साथ और उसके अलावा सीजर्स के साथ, पैरालिसिस के साथ, तो इन पेशेंट्स को भी आपने इमीडिएट रेफ़र करना है। ओके, अच्छा, अगर आपको सेकेंडरी डिपॉजिट मिलते हैं ना वजाइना पे, तो आपने इनकी बायोप्सी नहीं लेनी, क्योंकि इनमें हेमरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। इन पेशेंट्स को फिर आपने कीमो ही देनी है। ओवरऑल कोरियोकार्सिनोमा का इंसिडेंस कितना है? 1 in 50,000 है। प्रोग्नोसिस इसका इतना अच्छा नहीं है अगर आप डायग्नोसिस डिले करेंगे तो। ओके, अच्छा, अगर आपके पास पेशेंट आती है एक्टोपिक मोलार के साथ, इट मीन्स के मोलार प्रेगनेंसी आउटसाइड द एंडोमेट्रियम है, तो उसे आप कहेंगे एक्टोपिक मोलार, उसको भी आपने इसी तरह से ट्रीट करना है जिस तरह से आप मोलार को ट्रीट करते हैं। ओके, और फिर उसके बाद आपने हिस्टोपैथो के लिए टिश्यू भेज देने हैं। अच्छा, एक और सिनेरियो आपका आता है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी वो देते हैं आपको, एक वायबल इंटरयूटेराइन प्रेगनेंसी होती है, सेकंड मोलार होती है, ठीक है, तो इन पेशेंट्स को आपने करना क्या है? आप इनको रेफ़र कर दें GTD सेंटर के पास और आपने FMU में इनको रेफ़र कर देना है। इन पेशेंट्स में आपने काउंसलिंग करनी है कि 40% तक चांसेस हैं कि मिसकैरेज हो जाए, 36% तक चांसेस हैं कि प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, और इन पेशेंट्स में प्री एक्लेम्सिया का रिस्क भी ज़्यादा होता है, 4% तक होता है। ठीक है, अच्छा, आप इनमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से GTN का रिस्क या कीमोथेरेपी का रिस्क नहीं बढ़ता, तो प्रेगनेंसी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब इन पेशेंट्स में आप कैरियोटाइपिंग कब करेंगे? वो आप तब करेंगे जब आपको मालूम ही ना हो कि एक तो कंप्लीट मोल है, सेकेंड ट्विन जिसको आप
नॉर्मल ट्वीन समझ रहे हैं, क्या पता वो पार्शल मोल हो, तो इसको कंफर्म करने के लिए आप कैरियोटाइपिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी कंफर्म है तो फिर तो आप नहीं करेंगे कैरियोटाइपिंग, हर पेशेंट्स में नहीं करेंगे। आपने तब करनी है जब आपको कन्फ्यूजन हो कि जो सेकंड ट्वीन है वो नॉर्मल ट्वीन है या पार्शल मोल है, या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्लेसेंटल मेसेनकाइमल हाइपरप्लेजिया तो नहीं है। तो इनको बेसिकली इन सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अपना डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आप प्री इन्वेसिव टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर और प्लेसेंटल साइट नोड्यूल्स। इनका जो इंसिडेंस है दैट इज़ 0.2% रेयर होते हैं। अच्छा, इनका डायग्नोसिस ना डिले होता है क्योंकि इनमें HCG प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है, तो इस वजह से ये डायग्नोसिस भी इनका डिले होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि ये कीमो रेजिस्टेंट होते हैं, तो इनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है दैट इज़ दी सर्जरी। अच्छा, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, अगर प्रेगनेंसी इंटरवल मोर देन 48 मंथ से ज़्यादा है तो इनमें मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं होता कि अगर इंटरवल 48 मंथ से ज़्यादा हो। अगर इंटरवल लेस देन 48 मंथ है तो फिर सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। स्टेज 1 डिजीज़ है तो फिर आपने कीमोथेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी के साथ हिस्टेक्टमी करनी है, और हिस्टेक्टमी के साथ कीमोथेरेपी आप तब देंगे जब इंटरवल प्रेगनेंसी इंटरवल मोर देन 48 मंथ हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ आपने हिस्टेक्टमी करनी है। आपने पूरा सिनेरियो पढ़ना है कि वो आपको बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक लिख देते हैं कि प्रेगनेंसी इंटरवल मोर देन 48 मंथ है, ठीक है, तो फिर उसमें आपने हिस्टेक्टमी के साथ साथ कीमोथेरेपी भी सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब प्लेसेंटल साइट नोड्यूल्स, एक होती हैं टिपिकल नोड्यूल्स, एक होते हैं एटिपिकल नोड्यूल्स। जो टिपिकल नोड्यूल्स होते हैं ना, उनमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो एटिपिकल नोड्यूल्स होते हैं उनमें फिर आपने इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है, फर्दर स्टेजिंग भी आप करते हैं, क्योंकि इनमें फिर 10 to 15% तक रिस्क होता है प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर का और एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स का। अच्छा, GTG सेंटर में आपने किन किन को रजिस्टर करना है? कोई भी मोलार प्रेगनेंसी हो या मैक्रो या माइक्रोस्कोपिक मोलार चेंजेस हो, प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक नोड्यूल्स हों या ट्यूमर्स हों, ठीक है, तो इन सब को ना आपने GTG सेंटर में रेफ़र करना है ताकि इनका फॉलोअप होता रहे। अच्छा, आप फॉलोअप बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से भी आपके BCQ आते हैं कि अगर कंप्लीट मोल है तो आपने सेक्शन एवेक्यूशन की, फिर विद इन 48 आवर आपने सीरम बीटा HCG भेज देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप वीकली करेंगे सीरम बीटा HCG जब तक आपकी नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। अगर विद इन 56 डेज़ नॉर्मल हो जाती हैं तो जिस दिन आपने सेक्शन एवेक्यूशन किया था उससे लेके फिर फर्दर 6 मंथ तक आप फॉलोअप करेंगे मंथली। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी विद इन 56 डेज़ नॉर्मल नहीं आती तो फिर जिस दिन नॉर्मल आ जाए उसके फिर फर्दर 6 मंथ तक आपने फॉलोअप कंटिन्यू करना है मंथली। पार्शियल मोल में भी आप इस तरह से करते हैं कि पहले आपने विद इन 48 आवर किया, फिर आप वीकली करेंगे। ठीक है, फिर आप तब तक करेंगे जब तक आपकी लेवल्स नॉर्मलाइज नहीं हो जाते। जैसे ही एक लेवल आपका नॉर्मल आ गया तो फिर आपने आफ्टर 4 वीक रिपीट करनी है। एटलीस्ट आपकी 2 लेवल्स नेगेटिव हो जानी चाहिए, तब आपने फॉलोअप स्टॉप करना है। ठीक है, अच्छा, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में अगर फ्यूचर प्रेगनेंसी को हो जाती है तो उसमें आपको दोबारा HCG चेक करने की ज़रूरत नहीं है। HCG का रिकरेंस रेट बहुत ही कम होता है। अगर GTN का रिकरेंस रेट कम होता है अगर HCG नॉर्मलाइज हो जाती है। इम्पोर्टेंट है, ये ओवरऑल पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें स्कोरिंग आपको आएगी तभी आप बता सकेंगे कि पेशेंट को सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी देनी है या मल्टी एजेंट देनी है। तो इसमें जो स्कोरिंग है ना 0, 1, 2 और 4 है, 3 नहीं है इसमें। ठीक है, एज अगर 40 से कम है तो फिर स्कोर 0 होगा, 40 से ज़्यादा है तो फिर 1 है।
एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी, पहले इसकी प्रेगनेंसी क्या थी, मोलार थी या अबॉर्शन थी या नॉर्मल बर्थ थी। तो अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी मोल थी तो फिर स्कोर 0 है, 1 होगा, और अगर पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी थी तो फिर स्कोर 2 होगा। अच्छा, आप ये देखें कि मोलार अगर पहले प्रेगनेंसी है ना तो फिर स्कोर 0 है, और अगर नॉर्मल है तो फिर 2 है। ये इस वजह से है क्योंकि अगर मोलार होगी ना तो उसको तो आप फॉलोअप पे रखते हैं तो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। अगर किसी की पहले प्रीवियस प्रेगनेंसी नॉर्मल है ना तो इन पेशेंट्स को तो हम फॉलोअप पे नहीं रखते, तो ये डिले डायग्नोज होते हैं, तो इनमें ये हाई रिस्क होता है कोरियोकार्सिनोमा का, तो इस वजह से इनकी स्कोरिंग ज़्यादा है। बाकी स्कोरिंग भी आपने इसी तरह से करनी है। फिर अगर स्कोरिंग आपकी 6 या 6 से कम हो तो इट मीन्स कि पेशेंट लो रिस्क है, फिर आप सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी देंगे। अगर 7 या 7 से ज़्यादा हो तो फिर आपने मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देनी है। जीटीएन का ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, जीटीएन के ट्रीटमेंट में ना हमने प्लेसेंटल साइट ट्रोफोप्लास्टिक ट्यूमर नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वो कीमो रेजिस्टेंट होते हैं तो उसमें तो आप कीमो देते ही नहीं है, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उनमें फिर आपने सर्जरी ही करनी होती है। तो अगर 6 से स्कोर कम है तो आप मीथोट्रेक्सेट देंगे, वीक में 1 मरतबा देंगे, ठीक है, और अगले दिन फॉलिक एसिड भी देना है। हाई रिस्क में आपने हीमा को देनी है, जिसमें मीथोट्रेक्सेट हो गया, डेक्टिनोमाइसिन हो गया, एटोपिसाइड हो गया, साइक्लोफॉस्फेमाइड, विनक्रिस्टिन। आपने कंटिन्यू ट्रीटमेंट तब तक करना है जब तक HCG लेवल नॉर्मल नहीं हो जाते। जैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं, लेस देन 15 तक हो जाते हैं इंटरनेशनल यूनिट, तो फिर आपने फर्दर 6 वीक्स तक देना है ट्रीटमेंट। अच्छा, अगर पेशेंट की जो स्कोरिंग आपने की वो 13 से ज़्यादा है तो ये पेशेंट हाई रिस्क होते हैं, इनमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनमें अर्ली डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग होती है ना तो फिर अर्ली डेथ हो जाती है। अगर लेट डेथ है तो इनमें मोस्टली लेट डेथ का जो काज है दैट इज़ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। क्योर रेट 100% है अगर स्कोर 6 से कम है, और अगर 7 से ज़्यादा स्कोर है तो फिर क्योर रेट 94% है। तो प्लेसेंटल साइट ट्रोफोप्लास्टिक ट्यूमर को आप स्टेजिंग, ना तो फिगो स्कोर से स्टेजिंग करते हैं ना ही उसका ये ट्रीटमेंट है, क्योंकि इनमें मेनली आप सर्जरी करते हैं, और अगर कीमोथेरेपी देते भी हैं तो वो आप प्लेटिनियम बेस्ड देते हैं, और इनका जो प्रोग्नोसिस है वो इंटरवल पे डिपेंड करता है और स्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्यूचर प्रेगनेंसी में यही है कि अगर पेशेंट को पहले आपने कीमोथेरेपी दी भी है ना तो फिर फ्यूचर प्रेगनेंसी में HCG का फॉलो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नहीं करते हैं। आपने कीमोथेरेपी के बाद एटलीस्ट 1 ईयर तक कंट्रासेप्शन पेशेंट को देनी है। आपने उसको बताना है कि 1% तक चांसेस हैं रिकरेंस के, ओके। अगर पहले पेशेंट की मोलार की हिस्ट्री है ना तो फिर 25% तक चांसेस हैं कि फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, ओके। फ्यूचर प्रेगनेंसी में ना तो आप HCG का फॉलोअप करेंगे ना ही प्लेसेंटल हिस्टोलॉजी भेजेंगे। ओवरऑल क्योर रेट 100% है अगर आप अर्ली डिटेक्ट करते हैं, अर्ली ट्रीट करते हैं तो। अच्छा, फर्टिलिटी भी रिज्यूम हो जाती है, पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कीमोथेरेपी स्टॉप की तो फिर विद इन वीक्स टू मंथ पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। 83% तक चांसेस हैं कि फ्यूचर प्रेगनेंसी भी हो जाती है, ओके। अच्छा, इनमें ना अर्ली मेनोपॉज का रिस्क होता है कि अगर आप कम्बिनेशन कीमोथेरेपी दे रहे हैं, मल्टी एजेंट दे रहे हैं ना तो फिर 30% तक चांसेस हैं कि मेनोपॉज हो सकता है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है अगर पेशेंट की एज 40 ईयर है तो, और अगर 45 ईयर है तो फिर 36% तक चांसेस हैं कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो सकता है। हाई डोज कीमोथेरेपी में ओवेरियन फंक्शन फेल हो जाते हैं, फिर दोबारा रिटर्न नहीं होते। सेकेंडरी कैंसर का इंसिडेंस कितना है? मोर देन बिल्कुल ही कम है। नो ओवरऑल इंक्रीज रिस्क ऑफ दी सेकेंड कैंसर। मोर देन 30,000 पेशेंट्स ईयर फॉलोअप डेटा के हिसाब से कोई सेकेंडरी कैंसर का रिस्क नहीं है, ओके। तो आपने प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है,
अगर आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को तो फिर आपने एटलीस्ट 1 ईयर तक करनी है, और अगर आप कीमो नहीं भी दे रहे तो जब तक HCG का फॉलोअप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, आपने कंट्रासेप्शन मेथड देने हैं। अच्छा, हार्मोनल कंट्रासेप्शन मेथड भी अब तब देते हैं जब HCG लेवल नॉर्मल नहीं हो जाते, ठीक है। आप सारे ही हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड दे सकते हैं, आप HRT भी दे सकते हैं। आपने सिर्फ कॉपर IUD नहीं देनी या LNG IUD नहीं देनी आफ्टर पोस्ट एविक्यूशन। ओके, बाकी आप सारे मेथड दे सकते हैं। अच्छा, अब रिपीट करते हैं कि सेक्शन क्यूरेटेज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, कंप्लीट मोल का भी और पार्शियल मोल का भी। ऑक्सीटोसिन आप नहीं देते, NTD या पार्शियल मोल में देते हैं, बट अगर आपको मालूम ही नहीं है कि पार्शियल है या कंप्लीट है तो फिर आप देंगे विदिन 72 आवर। कंप्लीट मोल का फॉलोअप 6 मंथ तक है फ्रॉम द रिमूवल, और पार्शियल मोल का एटलीस्ट आपके 2 सैंपल नॉर्मल होने चाहिए 4 वीक अपार्ट। फिगो स्कोरिंग अगर लेस देन 6 स्कोर आपकी आती है तो सिंगल एजेंट देंगे, अगर मोर देन 7 आती है तो फिर आप ईमा को देंगे। प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर हो तो फिर आपने सर्जरी करनी है, ठीक है। इसमें फिगो स्कोरिंग अप्लाई नहीं होती प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स में। अगर आपने कीमोथेरेपी दी है पेशेंट को तो फिर आप एटलीस्ट 1 ईयर तक वेट करेंगे, उसके बाद ही कंसीव करने के लिए एडवाइस करेंगे पेशेंट को, ठीक है। और जो भी सस्पेक्टेड GTD के केसेस हैं उन सबको आपने रेफ़र करना है GTD सेंटर के पास, रजिस्टर करना है वहाँ पे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट GTD। कल हम GTN करेंगे डिटेल में।